आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत दिल्ली के तूफ़ान से। और दिल्ली के दहलाने वाला तूफ़ान करीबन 4 महीने पहले शुरू हुआ था और 4 महीने से ज़्यादा के वक़्त के बाद कल इसमें बड़ी उलटफेर देखने को मिली और कल मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सरकार को फटकार भी लगाई। इस केस को सही तरह हैंडल न किए जाने का सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया और आज बाज़ाब्ता तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर स्टे दिया और किसानों के लिए राहत का पैगाम भी दिया। 3 नफरी कमेटी तश्कील दिए जाने के अहकाम भी दिए और कुल मिला के किसानों के लिए राहत का पैगाम दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, वकीलों ने क्या कुछ बताया, जरा दिखाते हैं। देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। सरकार बताएगी, 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सरकार को फटकार तो किसानों को राहत, और राहत का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन इस सारे के बीच में किसान फिलहाल इसी सारे मामले पर डटे हुए हैं और यही बता रहे हैं कि ये कमेटियां किस लिए, सरकार अपना फैसला वापस ले ले। स्टे तो मिल चुका है, लेकिन इस सारे के बीच में और भी मामलात हैं और मामलात में साल 2020 और साल 2020 के दौरान कोविड भी देखने को मिला। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद पर ताल्लुकात को बहुत ख़राब होते हुए देखा और उन्हीं ताल्लुकात और उन्हीं हालात के पस मंज़र में आज फौजी सरबराह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि चीन से लेके पाकिस्तान और कोविड से लेके सरमाई हालात, इन सभी के मामलात पर मुल्क की अफवाज पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और मुल्क की अफवाज किसी भी सूरत का मुकाबला कर सकती है। चीन को एक बड़ा खतरा भी बताया, कोविड को भी बड़ा खतरा मुल्क के लिए बताया, पाकिस्तान की सूरत भी बयान की और ये भी बता डाला कि जहां चीन के साथ इस साल के दौरान बातचीत के कई मराहल भी किए गए, वहीं उम्मीद है कि आगे भी बातचीत से ही मसाइल को सुलझाया जाएगा। कि जो पोजीशन है और उसको उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। और जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के ज़रिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे
उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के ज़रिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। एज आई मेंशन्ड दैट एवरी ईयर द PLA troops come to their traditional training areas to carry out their training. With the onset of winters and the completion of this training period, these troops have also, those training areas have been vacated, and since those training areas have been vacated, it would be fair to assume that those troops who had come, who were in the depth areas on the Tibetan plateau, have gone back to their garrisons, and that is the reduction in the strength on the plateau, in the Tibetan plateau, that has taken place. However, there has been no decrease in strength either on their side or on our side as far as the friction points are concerned. As far as the situation in eastern Ladakh is concerned, in the areas which were just mentioned, the situation is the same as was prevailing last year. There has been no change in the status quo. As far as the resolution of the present situation is concerned, we are hoping that, again I will repeat, that based on the principle of mutual and equal security, we would be able to reach an agreement which would result in disengagement and de-escalation. Disengagement from the friction areas, and once this disengagement has been achieved, then an overall de-escalation and a reduction in the strength of the troops in the forward areas. चलिए, फौजी सरबराह का बयान और इसी बयान के पस मंजर में कई और मामलात पर भी सबकी नजर है, लेकिन बड़ी नजर इस वक्त जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से है। केला का पुल गिर चुका है। उस पुल को बनाने में करीबन 4 से 5 दिन का वक्फा ज़रूर लगेगा, और इन 4 और 5 दिनों के दरमियान शायद ही नहीं बल्कि यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। सरकार बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही है, इस पुल पे काम जारी है, लेकिन फिर भी 4 से 5 दिन तो ज़रूर लगेंगे, और उस सारे के बीच में बड़ी तादाद में जम्मू में भी लोग दरमांदा हैं, श्रीनगर में भी, कश्मीर वादी में भी दरमांदा हैं, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी लोग दरमांदा हैं। दरमांदा लोगों के लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर राशन पहुंचाने का इंतज़ाम भी किया, और आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने भी ड्राइवरों और दूसरे दरमांदा मुसाफिरों के लिए राशन के किट्स वहाँ पहुँचाए और तकसीम भी किए। हमारा जो रामबन के पास ब्रिज जो कोलैप्स हो गया है, वहाँ का रिटेंशन वॉल चला गया है। तो जैसे अभी हमें इन्फॉर्मेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 to 6 days हाईवे वोंट बी थ्रू। तो इस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी जो हाईवे पे स्टैंडर्ड खुसूसन जो कैरियर है, लोड कैरियर्स हैं, ट्रक्स हैं या टैंकर्स हैं या बाकी सारी व्हीकल्स हैं, तो इनको इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस के तौर पर हम लोग राशन किट्स दे रहे हैं। तो इसमें हमारे SDM डूरू हैं, DSP ट्रैफिक है, तारिक साहब हैं, तहसीलदार डूरू, तहसीलदार काजीगुंड, और हम लोग यहाँ से लोअर मुंडा से हमने स्टार्ट किया प्रोसेस। 4 स्पॉट से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोअर मुंडा से, काजीगुंड से, अल स्टॉप से और संगम से। तो हमारा पूरा टारगेट है कि जितने भी स्टैंडर्ड हमारे व्हीकल्स हैं या ड्राइवर्स वगैरह, उनको इमीडिएटली हम राशन किट्स पहुँचा दें। हर राशन किट में चावल है, चीनी है, दाल है, मसाले हैं, कुकिंग ऑयल है, चाय का सामान भी है और दूध भी है, और प्लस हमने कुछ वेजिटेबल भी रखा है जो इमीडिएटली वो लोग कुछ पका के खा सकते हैं। और बाकी भी हमने इन लोगों को नंबर्स दे दिए हैं, जितने भी कंसर्न लोकल SHOs हैं, तहसीलदार वगैरह हैं, तो वो सब इनको असिस्टेंस दे देंगे। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इनको, बिसाइड्स राशन, किसी को कभी इमीडिएटली अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग हाजिर।
जिला तरक्याती कमिश्नर ने राशन किट्स तकसीम किए, लेकिन ड्राइवर नालान है। कौमी शाहरा पर सफर कर रहे लोग भी परेशान हैं और अक्सर ट्रक ड्राइवर ज्यादातर सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए ये भी बताते रहते हैं कि कोई न कोई उन्हें जरूर रोकने के लिए सड़क पर खड़ा रहता ही है। और ट्रक ड्राइवरों ने आज जहां मुजाहरा करते हुए बताया कि वो टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन सड़कें सरकार ने नहीं बनाई हैं, वही 70 साल पुरानी सड़कें और उन्हीं से गुजारा किया जाता है। केला का पुल का भी बताया कि अगर इस पुल पे नया पुल बनाया गया होता तो आज ये सूरत-ए-हाल नहीं होती। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान कश्मीर में कई जगहों पे गिरा फरोशी भी देखने को मिली है। श्रीनगर के बाजारों में भी गिरा फरोशी देखने को मिली, बड़गाम में भी सूरत-ए-हाल गिरा फरोशी की है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जब बंद हो जाती है तो फिर कश्मीर में नाजायज मुनाफाखोर मनमानी जरूर करते हैं और इन मनमानियों पर लगाम लगाने की जरूरत भी है। बड़गाम से लेकर वादी के दूसरे हिस्सों में गिरा फरोशी तो अरूज पर है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इन हालात में गिरा फरोशी पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। नेशनल हाईवे बंद होते ही अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ के मार्केटों में जो है ब्लैक मार्केटिंग उरूज पे हो जाती है। इस वक्त बड़गाम की अगर हम बात करें तो अभी भी जो है कुछ सब्जियां हैं जिनकी रेट जो है जब से यहाँ पर बर्फ़बारी है उसके बाद जो है एक तो मार्केट में उस तरह अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं पर अवेलेबल है भी है तो उसकी रेट जो है पिछले रेटों से काफ़ी ज़्यादा है। कहीं अगर हम फूड सप्लाईज़ की बात करें वो भी मार्केटिंग चेकिंग करते हैं, या अगर हम म्यूनसिपलिटी की बात करें वो भी मार्केटिंग चेक, फिर भी जो है रेट इसमें इजाफा देखने को मिलता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अश। बाजार में गिरा फरोशी है, लेकिन सियासत के गलियारों में सड़ चढ़कर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के पिछले इंतखाबात बोले जा रहे हैं। मेयर के पिछले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी करते हुए कांग्रेस कॉरपोरेटरान के लिए हिदायत जारी किए थे कि वो जुनैद के खिलाफ वोट डालें, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ और यूं जुनैद के हक में भी बताया गया कि कांग्रेस कॉरपोरेटरों ने वोट डाले और उसी चीज को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अब ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा है और माना जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ही इकदाम उठाए जाने के बाद ज़मीनी सूरत-ए-हाल का पता चल पाएगा। लेकिन वो कॉरपोरेटर जिन्होंने इन इंतखाबात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाबात में पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी की, उनसे जब बात की जाती है तो अक्सर का यही कहना है कि एक तो उन्हें पार्टी की तरफ से व्हिप शुरू नहीं किया गया है, दूसरा वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि तब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के बजाय दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करने का क्या फैसला लिया था, ये उससे नाराज नहीं थे। और तीसरा ये भी बताया जा रहा है, इन कॉर्पोरेटरों ने ये भी बताया कि अब जो सीट जाने का या यूं कहें व्हिप की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी कॉरपोरेशन की सीट जाने का जो फैसला था वो पुराना फैसला है, अब कानून बदल चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता है। ये कॉरपोरेटरान की बात है, लेकिन साफ जाहिर है बहुत से लोग शहर में इस पर नज़र रखे हुए हैं और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त सही तौर पर फैसला दिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले इंतखाबात अब म्युनिसिपल कमेटी के बाद उनके होने जा रहे हैं जिन्हें हम डीडीसी कहते हैं, और डीडीसी चेयरमैन के इंतखाबात के दौरान जहां पिछली बार श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था, वहीं बताया जाता है कि चेयरमैन जो डीडीसी के होंगे उनके इंतखाबात में भी हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। इसलिए इसी वक्त इस सारे जो पॉलिटिकल करप्शन जिसे नाम दिया जाता है इसको फौरी ख़त्म करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल करप्शन वादी कश्मीर में बहुत है और उस हवाले से अक्सर लोग इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे यहाँ अब नया भी देखने को मिल रहा है। कल शाम को श्रीनगर के खानियार के इलाके में एक नौजवान को छुरा गोंपे जाने से मारा जाता है। मामला मौत का है और संगीन मामला है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बताएं तो मामला उतना बड़ा भी नहीं था। 5-6 हज़ार रुपये का मामला और 5-6 हज़ार रुपये के लेन देन के बाद मामला कत्ल के मामले तक पहुंचा है। और ये भी बताया जाता है कि कल सुबह शुरू हुई ये सारी कहानी पहले टेलीफोन पर गाली गलोच से शुरू हुई और बाद में शाम गए रहनावारी के ये नौजवान श्रीनगर के खानियार के इलाके में छुरे से मारा गया। और इस सारे मामले में खानियार पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन साफ जाहिर है हमारे यहाँ अब टेंशन है या हमारे यहाँ ये सूरत-ए-हाल है किस तरफ जा रही है, किस तरह हमारा जो मेंटलिटी है वो बदल चुकी है। और वो खबरें जो कभी हमें मुल्क के दूसरी रियासतों से आया करती थी, छुरा गोंपे जाने का, चेन छीनने का, अब हमारे कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत बर्फ देखी और अक्सर लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकार नाकाम रही। और आज जिला तरक्याती कमिश्नर ने अपने अपने इलाकों का हाल अहवाल बयान करते हुए बताया कि सूरत-ए-हाल अब कंट्रोल में है। और जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां, कुलगाम,
शौकत एजाज ने आज मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि पूरे इलाके में सड़कों पर बर्फ साफ की गई है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई किल्लत नहीं है और जहां पे भी सरकार की ज़रूरत आवाम को है सरकार वहां पहुंच जाती है। हमने ऑलरेडी जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास 17 मशीन्स थी और 2 कटर्स थे। इसके अलावा हमने मोर देन 59 JCBs भी ऑपरेशन वी हैव प्रेजेंट इनटू ऑपरेशन। लोड जो हमारे कुलगाम के टोटल रोड्स हैं 441 रोड्स हैं और 1037 किलोमीटर जो है माइलेज है इन रोडों की, और इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 में 139 रोड्स हैं जो ऑलमोस्ट बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं और प्रायोरिटी 2 में 177 रोड्स हैं हमारे जिनकी अभी तक 70 to 80% क्लियरेंस हुई है और आज शाम तक ऑलमोस्ट तमाम रोड्स हमें क्लियर होंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम तो जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने भी आज कुपवाड़ा जिले की सूरत हाल का खुलासा मीडिया के सामने करते हुए बताया कि जिले में बिजली भी रेस्टोर हो चुकी है, बड़ी सड़कों से बर्फ भी साफ की जा चुकी है, पानी की भी कोई किल्लत नहीं है और एसेंशियल कमोडिटीज की बहाली पर भी सरकार की नजर है। सबसे पहले करना एरिया हमारी प्रायोरिटी रहती है बीकन अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो संडे को हमारा जो व्हीकुलर ट्रैफिक है 10 तारीख को करना का बहाल हो गया था और बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। मच्छिल की रोड क्लियरेंस कल कंप्लीट हुई है, तो आज से जो व्हीकुलर ट्रैफिक है मच्छिल का वो भी रिस्टोर हो गया है। और जो 3rd बॉर्डर एरिया है केरन का, उसके लिए स्नो क्लियरेंस आज चल रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज शाम तक वो भी रोड क्लियर होगी, तो कल से जो है केरन की रोड पर भी जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो बहाल रहेगा। तीनों इलाकों में एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पावर सप्लाई का ताल्लुक है, करना एरिया की पावर सप्लाई 8 तारीख को शाम को रिस्टोर हो गई थी और उसके बाद से जो सब्सिक्वेंट फीडर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनका काम भी रिप्लेसमेंट का मुकम्मल हो चुका है। केरन और मच्छिल एरियाज़ में अभी भी DG सेट्स के ज़रिए बिजली दी जा रही है क्योंकि उनके रिसीविंग स्टेशंस तक पहुँच पाना और उनकी 33 kV की लाइन को रिस्टोर करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन कल शाम को हमारा जो 33 kV लाइन है केरन की वो भी रिस्टोर हो गई है और जो उनकी इंटरनल लेवल के भी फीडर्स के ऊपर आज काम चल रहा है, तो कोशिश है कि कल तक केरन की भी जो नॉर्मल ग्रिड से बिजली है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और मच्छिल के अंदर जो इंसुलेटर रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है तो उसके अंदर कुछ दिन लग सकते हैं फुल जो ग्रिड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए। ये पानी के लिहाज से पहले बात करूंगा, 212 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 204 जो है वो फुल्ली फंक्शनल हैं। 8 सप्लाई स्कीम्स के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसके लिए हमारी टीम्स रेस्टोरेशन का काम कर रही हैं। कहीं कहीं लिफ्ट स्कीम्स में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हाउएवर SDRF की तरफ से हमने भी इधर से सप्लीमेंट किया है PHE के रिसोर्सेज को और टैंकर सप्लाई उन इलाकों में पहुंचाई जा रही है जहां पर स्कीम्स की कुछ दिक्कत आ रही है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में जो बाकी वाली वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको फंक्शनल कर दिया जाएगा। कश्मीर में एसेंशियल कमोडिटीज की कोई किल्लत नहीं है, जिला तरक्याती कमिश्नर ने यही बताया। ताहम श्रीनगर में आज अपनी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमीनी सूरत-ए-हाल का खुलासा करते हुए बताया कि सूरत-ए-हाल कशीदा है। अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद रफ़ी मीर ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हालात संजीदा हैं और जहां एक तरफ हार्ट अटैक्स के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एसेंशियल कमोडिटी से लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मोहम्मद रफ़ी मीर ने सियासत के मैदान पर भी सवाल उठाते हुए दूसरी जमातों, दूसरी लीडरान के हवाले से बताया कि उन्हें भी सोच समझ के होश के नाखून लेने चाहिए। हम मुसलसल कई बरसों से ये देख रहे हैं, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, मामूली सी बारिश हो तो बर्फ़ का तो सवाल ही नहीं, हमारी शाहरा जो बंद हो जाती है। सरकार के पास एक प्लान था, कागजों पर प्लान था कि हमारे अल्टरनेट रोड्स हो सकते थे या हमारी जो ऑनगोइंग वाइडनिंग है वो हो सकती थी, जो हमारा रेलवेज़ के लिए ट्रैक बनना था वो हो सकता था, मुगल रोड को टनल्स के ज़रिए आलवेदर रोड बनाया जा सकता था, सिंथन टॉप पे से जो सड़क जाती है। लेकिन मुझे लगता है सरकार की ये प्रायोरिटी ही नहीं है। 2 दिन के लिए सड़क बंद हो जाती है और हमारी जो हवाई सर्विस होती है मुअत्तल होने के बाद इतनी ज़्यादा रेट्स हो जाती हैं, फैमिलीज डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, सप्लाईज़ की पोजीशन ख़राब हो जाती है, बीमारों के लिए मुश्किलात का सामना हो जाता है, रेट के लिए कोई कंट्रोल नहीं रहता, उन अशिया खुर्दनी के लिए
जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत हो या जिन लोगों को अपनी फैमिली से मिलना हो, ये एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है और सरकार मुझे लगता है बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि साल भर अगर आप एदाद शुमार देखेंगे तो मुझे लगता है ये एग्जेजरेशन नहीं होगी, मुझे लगता है आधा साल शायद मौसम बंद रहता होगा और कोई वन वे ट्रैफिक तो अब मुसलसल सर्दी गर्मी का सिलसिला बना हुआ है। यहाँ से आप देखते हैं कि आपकी जो सरकार है बड़े दावे होते हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। मुझे बात है, आप कलकत्ता जाते हैं, आप पंजाब जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, रोड शोज़ करते हैं, लेकिन सयाह आएंगे कहाँ से? ऊपर का रास्ते में आपका 20,000 रुपये से दिल्ली तक रेट जाता है, सड़क आपकी बंद है। अपने जो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो सप्लाई से महरूम है, उनके मुश्किलात का सामना है। अब सरकार एक तरफ से राशनिंग का यहाँ पे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं कि राशन में कटेलमेंट होगा। अगर आपको मैं आदाद शुमार बताऊंगा, पिछले साल जनवरी या दिसंबर के महीने में इस साल का जो महीना गुजरा, इसमें 121 क्विंटल हमारी इत्तला के मुताबिक राशन की कमी हुई है। पेट्रोल पंप से ऑर्डर हुए कि इसमें राशनिंग हो जाएगी। तो एक कयास और कन्फ्यूजन है लोगों में एक आप खुद ही एक तरफ से ये कहते हैं कि हमारे पास सप्लाई 4 महीने की है, 3 महीने की, दूसरी तरफ से जब एडवाइजरी लगाते हैं कि हम राशन कम कर रहे हैं, सप्लाईज कम कर रहे हैं पेट्रोल की, राशन की, तो एक कन्फ्यूजन है लोगों में। इसलिए मुझे लगता है कि एक तजब्जुब कैफियत जो लोगों में है इसका इख्ताम होना चाहिए। अभी तो विंटर की शुरुआत है, 3-4 महीने भी बाकी पड़े हुए हैं। सप्लाईज का बहाल होना सरकार की जिम्मेवारी है और लोग भी इत्मीनान की सांस गुजारें। मुझे लगता है उसके लिए फ़ौरन एडवाइजरी भी होनी चाहिए। अपनी पार्टी ने श्रीनगर में मीडिया से बात की तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद मत्तू ने भी आज मीडिया से बात करते हुए ज़मीनी हकायक बताते हुए बताया कि ज़मीनी हकायक बहुत से ख़राब हो चुके थे और उन्हीं हालात के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का आवाम को सामना भी करना पड़ा। और चलिए नाज़रीन, ये ज़मीनी हकायक और हकायक के बीच में बर्फ़ अच्छी खासी पड़ी है और इस बर्फ़ के दौरान विंटर गेम्स के मुकाबले भी गुलमर्ग में मुनक्कद किए जा रहे हैं। इंतज़ामात और इंतज़ामिया सभी पे सबकी नज़र है और इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक भी नज़र आ रही है। और इन्हीं मामलात के बीच में मास्क लगाने की बात भी की जा रही है और गुलमर्ग में इंतज़ामिया मास्क को इन खेलों के दौरान ज़रूरी करार देते हुए बता रहे हैं कि मास्क नहीं होगी तो मामला बहुत भी बिगड़ सकता है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया जो शुरू हो रहा है नेक्स्ट महीने फेब से शुरू हो रहा है, तो इस हवाले से यही है कि हम सब पे इम्प्रेस कर रहे हैं कि वो यहाँ पे चलें मास्क लगा के, वो गुलमर्ग जाए मास्क लगा के। सेकेंडली जो भी व्हीकल्स यहाँ पे आते हैं उनको पहले चेन लगाए, मस्ट है कि उनको चेन्स होने चाहिए व्हील्स पे, या तो 4 व्हील ड्राइव होना चाहिए। थर्डली जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका यहाँ पे ये कोविड टेस्टिंग की जाती है। और हमसे सबसे निवेदन है कि जो भी टूरिस्ट, जो भी लोकल और जो भी टूरिस्ट सबके लिए कि वो SOPs, कोविड के SOPs प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस बर्फबारी के दौरान बहुत से लोगों ने जिस जानफिशानी से काम किया वो काबिल तारीफ़ है। महकमे सेहत के ड्राइवर हजरात ने ख़ास तौर पे जिस तरह से इस बर्फबारी के दौरान पेशेंट्स को अस्पतालों तक पहुंचाया वो भी काबिल तारीफ़ कारनामा अंजाम उन्होंने दिया है। और एक तस्वीर हम आपको साउथ कश्मीर के इलाके की दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें सेहत की एम्बुलेंस जिसमें मरीज़ है और इस मरीज़ को नज़दीकी अस्पताल तक पहुँचाने के लिए किस जानफिशानी से इन ड्राइवर हजरात ने काम किया। फ्रंट लाइन वॉरियर्स और इन ड्राइवरों में जहां JCP का ड्राइवर भी है वहीं एम्बुलेंस का ये ड्राइवर भी काबिल तारीफ काम अंजाम देने में किसी से कम नहीं है। वसीम अहमद नामी ये ड्राइवर, और इस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को, अपनी एम्बुलेंस को JCP के पीछे बांधा और JCP को बांधने इस एम्बुलेंस को खींचकर नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाया, चूँकि इस एम्बुलेंस में दर्द ज़ह में मुब्तला खातून थी। और हमें यह भी मालूम हुआ कि ये जो मुलाजिम है, ड्राइवर है, ये HDFC पर 2000 रुपये की मामूली तनख्वाह पे काम करता है और मामूली तनख्वाह पे काम करते हुए ये जिस तरह से जान फिशानी से काम अंजाम दिया है ये काबिल तारीफ़ है। इस बर्फबारी के दौरान हमने देखा कि कैजुअल्स ने जिस तरह से काम किया, डेली वेजर्स ने जिस तरह से काम किया, सड़कों पर, खंभों पर जहाँ पे उन्हें रखा गया वहाँ पे उन्हें काम किया। आपकी तारें जोड़ी और कैजुअल्स और डेली वेजर्स ने ही जोड़ी। परमानेंट मुलाजमीन बहुत कम खंभों पर नजर आए। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी
महीने की छोड़ी गई थी, लेकिन उनकी तनख्वाहें और उनके तनख्वाहों के साथ साथ उनके बाकी मामलात को लेकर सरकार ने, उनका इल्ज़ाम है कि कभी हल नहीं किया। सरकार से उम्मीद कि उनके मामलात भी हल करेगी, लेकिन फिलहाल आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।